उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आप लोगों ने तमाम तरीके की उपलब्धियों को गिनाया है। आपको लगता है कि पीएम मोदी के निर्देशन के बाद जब से उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली है, भारत में बदलाव हुए? जब आज से 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का सेवाकाल शुरू हुआ तो भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सुरक्षा की अगर बात करें तो आप देखते थे निर्भया कांड जैसी घटनाएं पूरे देश में, विदेश तक में भारत के नाम को बदनाम कर रही थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लोग सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में, फ्रेजाइल 5 में गिने जा रहे थे। भ्रष्टाचार की बात करें तो लाख करोड़ के आयाम में भ्रष्टाचार हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में मोदी जी ने पूरे देश को पटरी पे लाने का काम किया पहले 5 साल में, और फिर गति दी। क्रमानुसार अगर बात करूं तो सुरक्षा में रेप या ऐसी कोई बात, ये तो खैर हम लोग इसको लगभग हल कर ही चुके हैं। लेकिन जो बड़ी समस्या हमारी नक्सलवाद की है, उसको लगभग पूर्णतः हल कर चुके हैं। साल 6 महीने में हमें विश्वास है कि हम इसको पूरी तरीके से हल कर देंगे। आतंकवाद के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त हम लोगों ने प्राप्त की। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में आतंकवाद बचा हुआ था। जो पहलगाम की घटना है उस पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और मुझे आशा है पाकिस्तान उस बात को समझेगा और अब हमारे यहाँ आतंकवाद एक्सपोर्ट करने का काम नहीं करेगा। अपने आतंकवाद को भी ठीक करे, हमसे जो सहयोग चाहिए हमसे सहयोग ले और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए। और सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था की, सबसे कमज़ोर 5 से आज हम टॉप 5 में पहुँच चुके, और जापान को पीछे छोड़ते हुए अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये हम सबके सामने है, और इससे भी आगे आज हर हिंदुस्तानी के मन में गौरव है, उमंग है। वो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस लेकिन लगातार हमला कर रही है, कह रही है 11 साल में महंगाई कम नहीं हुई। आज कोई भी देश जो है वो भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही मोदी के 11 साल के कार्यकाल जो हैं जिसको भाजपा बेमिसाल बता रही है? 11 साल में जो देश की इज्जत बढ़ी है वो सबके सामने है, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत संबंध या इज्जत कहें या देश के लिए कहें, जहां भी वो दौरे पे जाते हैं या विदेश, G20 समिट हमने होस्ट की, ब्रिक्स की समिट हमने होस्ट की, ये सम्मान हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस की जो आलोचना है वो उनके समय से अगर तुलना कर ली तो समझ में आ जाएगी। महंगाई यानी मुद्रास्फीति की दर आज सबसे लोएस्ट चल रही है, 4% के आसपास, जो कि एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट माना जाता है, इतनी चल रही है। तो कांग्रेस तो खैर हम अपेक्षा करते हैं आलोचना ही करेगी, वो तारीफ तो नहीं करेगी, लेकिन आलोचना भी जो है वो कुछ तार्किक होनी चाहिए। आलोचना आलोचना के लिए और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तर्क की जाए तो वो बेकार होती है। सर, पीजीडी परीक्षा लगातार जो है 6 महीने में तीसरी बार रद्द हुई है। इसको लेकर युवा भी आक्रोशित हैं, विपक्ष भी आप लोगों के ऊपर हमलावर है। सबसे पहली बात तो सर, आपको लगता है इस तरीके की परीक्षाओं को स्थगित नहीं होना चाहिए? और अगर स्थगित हो रही हैं तो जिम्मेदारी सर अधिकारियों की तय होनी चाहिए, क्योंकि मिला जुला के भविष्य तो सर युवाओं का बर्बाद होता है। देखिए, सपा की सरकार के समय भर्ती और परीक्षाएं कैसे होती थी हम सब जानते हैं। चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, दरोगा की हो, या यूपीपीएससी की परीक्षा हो। प्रयागराज यूपीपीएससी में तो लगातार 12 महीने धरना चला करता था। ऐसी मूल रूप से संस्थाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। आज योगी जी ने संकल्प लिया कि हर परीक्षा पूर्ण शुचिता के साथ में होगी। जो हाल की सिपाही की परीक्षा थी उसकी बात कर लेते हैं। उसमें एक पर्चा लीक हुआ। पर्चा लीक नहीं हुआ, सरकार ने स्वयं पकड़ा कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, किसी और ने नहीं पकड़ा, हमने स्वयं पकड़ा, और हमने उस परीक्षा को दोबारा कराया, पूर्ण शुचिता के साथ कराया। और अभी इसी रविवार को 60,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का कार्यक्रम होगा। ये 60,000 लड़के लड़कियां जो सिलेक्ट हो रहे हैं, इनको 2 बार तो परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन इनके मन में ये विश्वास है कि वो अपनी केवल काबिलियत से आए हैं। एक पैसा उन्होंने किसी को नहीं दिया, ना ही किसी को सही कैंडिडेट को छोड़ा गया। ये परिवर्तन लाया गया है, और जो अभी परीक्षा हम स्थगित कर रहे हैं इसीलिए है कि परीक्षा की शुचिता पूरी तरह बनी रहे। पुनः जो खराब व्यवस्था थी, नकल माफिया वाली व्यवस्था थी, उससे हम लोग शुचितापूर्ण व्यवस्था की ओर लाए हैं। पटरी बदलने में कभी कभी ऐसा लग सकता है विलंब हो रहा है, लेकिन आप स्वयं बताइए, आप शुचितापूर्ण परीक्षा चाहते हैं या विलंब चाहते हैं? विलंब चल जाएगा 2 महीने का, लेकिन परीक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि युवाओं को जो है वो बरगलाने का काम जो है विपक्ष कर रहा है? युवा खूब अच्छे से जानते हैं। युवा अपने बड़े भाई बहनों को देखें, बाकी लोगों को देखें, खुले रेट चलते थे भर्ती के समय,
बाकायदा रसीद कटा करती थी समाजवादी पार्टी पे, तब जा कर के लोग भर्ती होते थे। ये तो मतलब रिश्वतखोरी भी शासकीय नीति के तहत चर्चा होती थी, ऐसा सपा के समय परिस्थितियाँ आ गई थी। सब जानते हैं इस चीज़ को, कुछ छुपा थोड़ी है। तो लोग भी इस बात को पसंद करते हैं कि आज जो योगी जी ने व्यवस्था दी है, हो सकता है उसमें 1 महीने का विलंब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यवस्था शुचितापूर्ण होगी। और जो सपा के समय भर्तियां होती थी उसमें तो तमाम कितने 1-2 दर्जन आईपीएस अधिकारी सस्पेंड बने रहे, भर्तियां निलंबित हुई, बच्चों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आज सारी व्यवस्था पूरी शुचितापूर्ण तरीके से हो रही हैं। समय की अगर बात करूं तो हमारा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन श्री संजय श्रीनेत जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इतना तेज काम कर रहा है। जो पीसीएसजे की परीक्षा होती है 9 महीने के अंदर परीक्षा का परिणाम पिछला निकाला गया। इस गति के साथ काम हम लोग कर पा रहे हैं, पूरे देश के लिए मॉडल बन गया है हमारा यूपीपीएससी। तो ये बड़े गौरव की बात है, इसको मजबूत करना है, इसको और भी तेज करना है। एक आखिरी सवाल है सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान लगातार ये वायरल हो रहा है कि जल शमशान मंदिर जो है वो एक होने चाहिए। संघ का उद्देश्य है कि हिंदुओं को एक साथ आगे आना चाहिए। इसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि क्या जातिवाद जनगणना जो है इस आधार पर किए जा रही है, क्या पीडीए से जो है वो भाजपा घबरा गई है, मतलब पीडीए जातिवाद जनगणना के बीच में राजनीति शुरू है। कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? देखिए, मूल भाव जैसा परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा कि समाज में समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक विषमताएं बिल्कुल बराबरी तो कभी नहीं आ सकती, लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए हमेशा, हर महीने हर साल कम 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 होती जाए, तब हम अच्छी व्यवस्था की ओर हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि ये विषमताएं समयबद्ध तरीके से ख़त्म करने की योजना बनाओ। बहुत स्वागत योग्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है इसको करना, इसकी ओर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जो आपने जातिगत जनगणना की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे निर्णय दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए, अमुक जाति का कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण यानी किसी एक जाति की बात करें तो उसकी जनसंख्या कितनी है भारत में, उत्तर प्रदेश में, उस जनसंख्या के अनुपात में सरकार में शिक्षण संस्थाओं में कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर कम सिलेक्ट हो रहे हैं तो सामाजिक न्याय की नीतियों के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाए। मूल रूप से ये एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, और वो एविडेंस जातिगत जनगणना के जरिए ही आ सकती है। वो जनगणना भी शुचितापूर्ण तरीके से हो, उसका आंकड़ा जो आए वो मतलब रिलायबल आंकड़ा आए। ऐसा ना हो कि ऐसा आंकड़ा आ जाए जिसको हम बाद में कहें SECC 2011 के तहत कि नहीं ये आंकड़ा तो रिलायबल नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुनः जब मोदी जी हाथ डालते हैं किसी चीज़ में तो सोच समझ के पूरी व्यवस्था बना करके डालते हैं। इस बार की जनगणना जो होगी वो ऐतिहासिक होगी और अगले 25-30 साल के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति का दौर शुरू करेगी और उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। मंत्री जी, अखिलेश यादव को समय पर भी आप रहे हैं, ये बताइए ये पीडीए जो लेकर चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि असल मायने में ये पीडीए के हितैषी हैं, या आपको लगता है कि ये भाजपा के जिस तरीके से अपने जाति जनगणना की बात करी है उनसे घबरा कर ये पीडीए को प्रमोट में करने लगे हैं कि भाजपा या संघ ये चाह रहा है कि हम हिंदुओं की संख्या को ज़्यादा बताएंगे और हम पीडीए की संख्या को ज़्यादा बताकर उनका वोट बैंक हासिल कर सकें? देखिए, ये बात हर व्यक्ति समझता है, पीडीए या कुछ भी बोलना कि मैं एक धर्म की राजनीति करूंगा, मैं 2 की राजनीति करूंगा, एक जाति करूंगा, क्या हमारे संविधान का ये भाव है? अगर ऐसा होता तो बाबा साहब कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते कि मुसलमानों के सांसद अलग होंगे, अनुसूचित जाति के सांसद अलग होंगे। ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनाई उन्होंने व्यवस्था बनाई कि आरक्षण है लेकिन वोट सब लोग सबको देते हैं। जब मैं विधायक कन्नौज से चुना गया हूँ तो मैं किसी एक जाति या धर्म का विधायक नहीं हूँ। जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका भी विधायक हूँ, उसके कल्याण की जिम्मेदारी भी मेरे पास में है। तो जो पीडीए है ये एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है, और पीडीए अगर करना ही था तो जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तब क्यों नहीं किया आपने? तब तो डी यानी दलित मेरे ख्याल से बोलते हैं, ये दलितों के लिए जितनी भी योजनाएं थीं, चाहे वो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स में कोटा हो, सारी योजनाएं अखिलेश जी ने अपने कलम से समाप्त की हैं। जवाब दें इस बात का आज? जितने भी महापुरुष स्त्रियां थीं, रानी अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, जिनके नाम पे कोई जिला था, कोई संस्थान थी, मेडिकल कॉलेज था, काशीराम जी का सहारनपुर में, हर जगह आपने कलम चलाई।
तब डी कहाँ गया? आज जब आपको भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सपोर्ट पूरा मिल रहा है, आपको राजनीतिक हाशिए पे पब्लिक ने धकेल दिया, तब आपको पी और डी और ए याद आ रहा है। इस बात का जवाब हर आदमी जानना चाहता है कि जब आपके हाथ में पावर आती है तब तो आप बहुत अत्याचार करते हैं, जब पावर चली जाती है तो फिर आप बिल्कुल बदल जाते हैं, तब आप बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सबको दिख रहा है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत होशियार है, इस बात को साफ देख रहा है कि कौन सबके साथ की बात करता है और कौन संकीर्णता की बात करता है। बीच में रहते हैं आप, क्या लगता है आपको 27 में ये जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, सरकार बदलने वाली, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का सपना देखा जा रहा है, आप असल मायने में ग्राउंड लेवल पर इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं? देखिए, सपना तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि आज हमारा वोटर बहुत होशियार है। वो 3 बातें मैं कहूँगा। सुरक्षा, सपा के समय क्या हालत थी सुरक्षा की, आज क्या हालत है। दूसरा, अर्थव्यवस्था, सपा के समय क्या हालत थी, आज क्या हालत है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सम्मान, किस तरीके से चाहे वो गांव में रहने वाले एक समान व्यक्ति का अपमान होता था या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी महापुरुषों स्त्रियों का सम्मान किया है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका सपा ने कभी कांग्रेस ने सम्मान ही नहीं किया, इनका नाम नहीं जानते थे। बिधूना में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे उसका नाम काट दिया रानी जी का और किसी और के नाम पे कर दिया। योगी जी ने वापस उसको ठीक किया, हम लोग उनके धन्यवाद देते हैं। तो सुरक्षा की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे सम्मान की बात करें, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी ने, यूपी की बात करें तो योगी जी ने बढ़ावा दिया है। तुलना सबके सामने है, और ये तुलना जो भी चुनाव अभी हुआ है या भविष्य में होगा, सबके सामने होगा। और पुनः भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को एक बड़ा समर्थन मिलेगा, तीसरा सेवा काल मिलेगा। जो 2 सेवा काल में हम लोग गति लाए हैं, उत्तर प्रदेश को पटरी में ले आए हैं, अब उस पटरी को और तेज करना है। की आपने बात करी, किसको तीसरा सेवा काल मिलेगा? योगी जी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का तीसरा। तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमारे नेता हैं, तो एक तीसरा सेवा काल, जो कि अभी 2 साल की आगे की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कारण ये कि जो काम हमने किया है वो सबके सामने है, अंतर सबके सामने बिल्कुल साफ है। आने वाला समय, लेकिन ये नहीं कि हम इस सबसे संतुष्ट हो गए, जितना हमने किया अब हम उसको गैर बढ़ा रहे हैं, हम उसकी गति बढ़ा रहे हैं, उसको और तेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसको बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था जब योगी जी को बुलडोज़र के स्टीयरिंग व्हील दी गई। उन्होंने उस बुलडोज़र को विकास के लिए भी प्रयोग किया और अपराधियों के विनाश के लिए भी प्रयोग किया, और आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड निकल गया तो हुआ कि हमारे यहाँ तो कोई टूरिस्ट ही नहीं आएगा। आज देखिए, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत में उत्तर प्रदेश में आ रहा है, अयोध्या में आ रहा है, काशी में आ रहा है, कुंभ में आ रहा है, गढ़ में आ रहा है, ताजमहल पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है। तो किस तरह परिस्थितियों को हम लोग सकारात्मक कर सकते हैं, ये कोई योगी जी से सीखे, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे देश में सलाम किया जाता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।